हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग डिप्रिसिएशन करेंगे। बहुत ही इजी और अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका बेसिक देख लेते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसका जनरल करके चलेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। नॉर्मली अगर इसका एक सिमिलर वर्ड्स ले ले तो इसका मतलब होता है फॉल या फिर डिमिनिशिंग या फिर रिड्यूसिंग भी बोल सकते हैं। जिसका हिंदी वर्ड अगर ले तो कमी होना, यानी कि गिरावट आना। ठीक है, तो किस तरह का गिरावट आना, क्या गिरावट आना, तो किसी भी फिक्स एसेट में, एनी फिक्स एसेट में, या फिर यूं कहें कि एनी फिक्स टांजिबल एसेट में किसी भी वजह से उसके मूल्य में अगर फॉल, गिरावट या कमी आता है तो उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। सर ये फिक्स एसेट, फिक्स टांजिबल एसेट, एनी रीजन, ये क्या? फिक्स एसेट का मतलब क्या है? जैसे फिक्स एसेट हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सर हो गया, या यूं कहें कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। यानी कि कोई भी एक ऐसा एसेट जिसको हम लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि उससे हमको लंबे समय तक प्रॉफिट जनरेट हो सके, उसी को हम लोग फिक्स एसेट बोल के चलते हैं। उसके बाद कि फिक्स टांजिबल एसेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फिक्स एसेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि इसमें जितना भी सब एसेट है, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्सर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इस सबको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं कि हाँ भैया ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा बिल्डिंग है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि फिक्स टांजिबल एसेट। यानी ये सब जो जितना भी सारा इसको हम लोग फिक्स टांजिबल एसेट बोल के चलते हैं। ठीक है, एनी रीजन का मतलब क्या हो गया कि इसको यूज करने से, बाय यूज करने से इसके मूल्य में जो कमी आता है। हम लोग जब भी इसको यूज करेंगे, जैसे मान लो कि मोबाइल है, मोबाइल हम लोग यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, वियर एंड टियर होता है, यानी कि उसमें घिसावट होता है। तो घिसावट होने से क्या होता है कि उसके मूल्य में कमी आता है। या फिर इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ भी उसके मूल्य में कमी आता है। सर समय के बीतने के साथ साथ कैसे मूल्य में कमी आएगा? आप उसको यूज मत करो। ठीक है, एक मोबाइल लियो, उसको यूज नहीं करना, लेकिन एक साल के बाद जब उसको आप बिक्री करने चाहोगे तो क्या वो प्राइस मिलता है? वो प्राइस कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एक्सीडेंट। मान लो कोई मोबाइल है, वो गिर गया, ये एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसमें कुछ फ्रैक्चर आ गया, तो उससे भी क्या होता है कि इस एसेट में जो है, या फिक्स एसेट में जो है, इसका मूल्य में कमी आता है। या फिर कोई नेचुरल रीजन भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, आग लग गया, इस सब से भी क्या होता है कि उसका एसेट का जो वैल्यू होता है उसके वैल्यू में कमी आता है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस, ये ऑब्सोलेंसेस क्या होता है, मतलब अप्रचल हो जाना, यानी कि मार्केट से आउट हो जाना। न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, आपके पास मान लो कि एक मोबाइल खरीदे हो, ठीक है, वो 5G का सर्विस देता है, लेकिन कुछ दिन के बाद मार्केट में क्या हो रहा है कि 6G का मोबाइल आ गया, तो नॉर्मली आपका जो मोबाइल है वो तो आउट ऑफ मार्केट हो गया, तो उसको हम लोग ऑब्सोलेंसेस बोल के चलते हैं। और ऑब्सोलेंसेस के थ्रू से भी क्या होता है कि एसेट का मूल्य में जो है वो कमी आता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी फिक्स टांजिबल एसेट, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फिक्सर एंड फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को यूज करने से, घिसावट होने से, समय के बीतने से, एक्सीडेंट होने से, या नेचुरल डिजास्टर होने से और ऑब्सोलेंसेस होने की वजह से इसके मूल्य में जो भी फॉल, डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग जो कमी आता है, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि जैसे कि डिप्रिसिएशन जो वर्ड है, ये डिप्रिसिएशन वर्ड हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि डिप्रिसिएशन वर्ड जो होता है सिर्फ और सिर्फ फिक्स टांजिबल एसेट के लिए यूज करना है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, ऑफिस फिक्सर एंड फर्नीचर है, कंप्यूटर है, इस सब के लिए हम लोग यूज करके चलते हैं। एक वर्ड और होता है डिप्लीशन।
ये इसका मतलब भी वही होता है कि प्राइस में कमी आके चलना। तो ये नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होता है कि नॉर्मली जो नेचुरल रिसोर्सेज का जहाँ खुदाई किया जाता है, जहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसमें ये चीज़ तो यूज़ किया, जैसे मान लो कि कोल माइंस है, तो कोल माइंस में जो कोयला निकाला जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उससे भी उसका वैल्यू कम होता है। जैसे मान लो कि हम लोग क्या किए कि एक ज़मीन ली थी, उससे कोयला निकाल के चल रहे थे, उसका 1 साल के बाद जब उसको हम लोग बिक्री करेंगे तो वो प्राइस हम लोग को नहीं मिल के चलता, ठीक है? या फिर ऑयल माइन से तेल निकल रहा है, वो सब चीज़ में जो होता है वो डिप्रेशन यूज़ किया जाता है। और एक और चीज़ होता है एमोटाइजेशन। ये एमोटाइजेशन जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है? ये नॉर्मली फिक्स इंटांजिबल एसेट में यूज़ होता है। फिक्स इंटांजिबल एसेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फिक्स एसेट जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि गुडविल हो गया, पेटेंट राइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, फ्रेंचाइज हो गया, कॉपीराइट्स हो गया। तो ये सब जो होता है ये फिक्स इंटांजिबल एसेट का एग्जांपल है, और इसका जब मूल्य में कमी आता है यानी तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एमोटाइजेशन बोल के चलते हैं, ठीक है? अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिप्रेशन का जो अमाउंट होता है वो किन-किन बातों पर अफेक्ट करता है। फैक्टर affecting the amount of depreciation। जब हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो किन किन बातों को हम लोग को ध्यान में रख के चलना है, वो चीज है, ठीक है? पहला क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट, या फिर इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल के चलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक ही चीज का 3 नाम है, ठीक है? ये क्या चीज होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है? ये नॉर्मली इनवॉइस प्राइस प्लस अदर कॉस्ट। ये क्या चीज है? इनवॉइस प्राइस और अदर कॉस्ट क्या है? इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो एसेट हम लोग परचेज किए हैं, तो उस एसेट को जो परचेज करते हैं उसका अगेंस्ट में जो बिल रेज्ड होता है उसमें एक प्राइस दिया हुआ रहता है, वही मेरा इनवॉइस प्राइस कहलाता है। और अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी एसेट है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो मेरा अदर कॉस्ट कहलाता है। तो अदर कॉस्ट को हम लोग जोड़ के चलते हैं। जैसे कि अदर कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है कि फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस होता है, टैक्स होता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है, ये सब जो होता है अदर कॉस्ट होता है। यानी कि इनवॉइस प्राइस प्लस अदर कॉस्ट को ऐड करने के बाद ही मेरा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट मेरा आता है, ठीक है? दूसरा नंबर क्या है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये भैया क्या है? इसको हम लोग बोल सकते हैं एस्टिमेटेड इकोनॉमिक या फिर कमर्शियल लाइफ, नॉट फिजिकल लाइफ। फिजिकल लाइफ से हमको कोई मतलब नहीं है। क्या था कमर्शियल लाइफ का मतलब? क्या होता है कि जो एसेट को हम लोग परचेज किए हैं वो कितने सालों तक हमको प्रॉफिट जनरेट करके देता है, ठीक है? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि उसी फिक्स एसेट का हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल के चलते हैं, जिसका एक लाइफ होता है, वो 5 साल के बाद खत्म हो जाता है या फिर 10 साल के बाद खत्म हो जाता है। तो उसी पर हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल के चलते हैं, और जिसका लाइफ अनलिमिटेड होता है यानी कि वो कभी खत्म ही नहीं होता है, तो उस पर हम लोग कभी भी डिप्रिसिएशन निकाल के नहीं चलते। जैसे कि मान लो कि लैंड है, जमीन जमीन का कभी भी लाइफ खत्म नहीं होता, ठीक है? इसीलिए उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल के नहीं चलना है। सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि डिप्रिसिएशन सिर्फ उसी एसेट का निकलता है, फिक्स एसेट का निकलता है, जिसका एक एस्टिमेटेड इकोनॉमिक या फिर कमर्शियल लाइफ है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है रेसी डू वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू या फिर साल्वेज वैल्यू। ये क्या है भैया? ये कौन सा चीज है? रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या फिर साल्वेज वैल्यू। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का अंत में, यानी कि जिसका लाइफ हम लोग एस्टिमेट कर लिए कि ये एसेट जो है 5 साल या 10 साल तक चलेगा, तो 5 या 10 साल के बाद जब उसको हम लोग मार्केट में बिक्री करते हैं, तो उसको बिक्री करने से जो हमको अमाउंट रिसीव होता है उसी को हम लोग रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या फिर हम लोग साल्वेज वैल्यू बोल के चलते हैं, ठीक है? चौथा बात एक और होता है डिप्रिसिएबल कॉस्ट। कि डिप्रिसिएबल कॉस्ट क्या है? नॉर्मली इसको फॉर्मूला के थ्रू समझें
तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देने से जो मेरा आता है वही मेरा डिप्रिसिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ये क्या होता है? डिप्रिसिएशन निकालने के कौन कौन से तरीके हैं या मेथड्स होकर चलता है? ऐसे तो नॉर्मली बुक में बहुत सारे मेथड्स है, किसी में 17 दिया हुआ है, किसी में 13 दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो दो मेथड्स ही हम लोग को कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। पहला क्या होता है, पहला मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड्स। स्ट्रेट लाइन मेथड्स, इसके बहुत सारे नाम है, स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड्स भी है, उसके बाद फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स भी है, उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट मेथड्स भी है। एक ही चीज का तीन चार नाम दिया, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड्स है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड्स है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड्स है। दूसरा क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड्स या फिर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड्स या फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड्स। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मेथड्स में क्या होता है कि मान लो कि एक मशीन है, एक मशीन का वैल्यू दे दिया कि वो 2 लाख का मशीन था, उसका एक स्क्रैप वैल्यू दे दिया कि 50,000 स्क्रैप वैल्यू था, और उसका एस्टिमेट यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स दे दिया। तो डिप्रिसिएशन हम लोग किस तरह से निकाल के चलते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, ये 2 लाख रुपया जो दिया हुआ था वो 2 लाख में से हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रैप वैल्यू जो दिया हुआ 50,000 वो माइनस कर देते हैं, और उसके बाद जो एस्टिमेट लाइफ जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करके चलते हैं। ये मेरा 15,000 यानी कि जो 15,000 जो है वही मेरा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड्स। और यही डिप्रेशन का जो अमाउंट है वही हर एक साल चलता है, यानी कि जब 10 साल तक है तो 10 साल तक यही अमाउंट चलता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता। स्टेट स्टेट स्टेट, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड्स या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल की तरह, या फिर फिक्स्ड ही है। ठीक है, इसलिए इसका नाम फिक्स्ड दिया गया है। और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड्स में क्या होता है कि मान लो कि एक मशीन है और एक मशीन का वैल्यू मान लो कि 2 लाख रुपया दे दिया, और उसका डिप्रिसिएशन बोल दिया कि 10% के हिसाब से है, तो उसका डिप्रिसिएशन लोग किस तरह से निकालते हैं, 2 लाख रुपया का 10% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपये हम लोग डिप्रेशन निकाल लिए, फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये निकल गया। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि 2 लाख का जो एसेट था, इस 2 लाख में से फर्स्ट ईयर का जो मेरा डिप्रिसिएशन वो माइनस करना पड़ता है, यानी कि 1,80,000 हो गया। 1,80,000 का 10% कितना हो गया, 18,000। सेकेंड ईयर में ये 18,000 हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा कि 1,80,000 मेरा था, उसमें से 18,000 गया तो 1,62,000 बचा। फिर 1,62,000 का 10% 16,200, यानी कि इसमें अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है वो हर एक साल घटते रहता है, रिड्यूस होते रहता है, इसलिए इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड्स दिया गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि फिर जर्नल और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बना के चलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डिप्रेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर, तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिए।